सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग सभी लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है कि नहीं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ मैं आज आपसे, हालांकि मैं कभी वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए। मैं जो पढ़ाता हूँ शॉर्ट नोट्स टाइप में पढ़ाता हूँ। शॉर्ट नोट्स टाइप जो होता है वो क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, और ख़ास तौर से एग्ज़ाम टाइप पे। क्योंकि मैं इस नोट्स में मैं वो सभी टॉपिक लेकर के चलता हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे सिलेबस के टॉपिक को मैं टच करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। ठीक, और एक चीज़ और, आज से मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आज से मैं वन शॉट वीडियो दूंगा। ठीक है, वन शॉट वीडियोस आपको मैं दूंगा। क्यों दूंगा, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक चैप्टर को 2 पार्ट 3 पार्ट में पढ़ाता हूँ ना, तो फिर वो चीज़ें जल्दी कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि आप लोग एक वीडियो देखते हो फिर दूसरी वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो पता नहीं। 1 से 2% बच्चे ही केवल कंसिस्टेंट होते हैं, वीडियोस देखते हैं और उनको अपना डाउट्स क्लियर करते हैं। बाकी आप लोगों को उनसे मतलब नहीं रहता है, बाकी लोगों को वीडियोस से मतलब नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देखिएगा। आज से मैं सारी वीडियोस आपको वन शॉट दूंगा, भले ही चाहे वो 1 घंटे की हो चाहे जो भी हो। ठीक है, आपको देखना है और बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x स्पीड पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1.5x स्पीड पे आप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपका हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है और सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ एक वीडियो रहेगी। इस एक वीडियो में मैं आपका पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दूंगा। इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। और इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें मैं ट्राई किया हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, शॉर्ट में समझ में आ जाए। और एक चीज़ और, ये जो नोट्स है ये आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब है कि एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बंध। क्या कहते हैं, रासायनिक बंध। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मुझे केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन सब लोग बताइएगा। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्ड का मतलब होता है बंध, ध्यान रखिएगा, बंध। ठीक है, केमिकल मतलब होता है रासायनिक। रासायनिक बंध। ठीक है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग ये होती क्या है। ठीक है, आइए पहले हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ना रासायनिक बंध का सिद्धांत, ये होता क्या है। ठीक, इसकी परिभाषा कहती है कि अ केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इस वर्ड दोनों वर्ड का यूज़ आप एग्ज़ाम में करेंगे तभी आपकी डेफिनेशन को कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप इस वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती है। ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स 2 और मोर एटम्स टुगेदर। मतलब 2 या 2 से अधिक एटम को वो पकड़ के रखता है और क्या बनाता है, या तो उसको मॉलिक्यूल बनाता है या तो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग वन सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में आप लोग मुझे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड कंपाउंड में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, डिफरेंस बताएंगे। आप लंबा कमेंट कर सकते हैं, बेशक आप कमेंट करके मुझे एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एटम का मतलब होता है परमाणु, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ परमाणु। ठीक है, अणु। और कंपाउंड मतलब यौगिक,
यौगिक। ठीक है, इन तीनों में आपको डिफरेंस यानी कि क्या अंतर है आपको मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो क्या कह रखा है डेफिनेशन में कि रासायनिक बंध वह आकर्षण बल है। देखिए कितनी आसानी से इसने कह रखा है कि आकर्षण बल है जो दो या दो से अधिक, दो या दो से, ठीक है, दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांधकर एक अणु या यौगिक बनाता है। ठीक है, हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं बना रहा हूं एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है H2। ठीक है, H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? H2 का फॉर्मेशन होता है दो हाइड्रोजन को लेकर के, यानी कि पहला हाइड्रोजन प्लस पहला हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? H2 बनता है। तो ये जो बीच में है, ये जो आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, ये लाइन नहीं होती है। ठीक है, हालांकि ये इनविजिबल है। ठीक है, क्या है? इनविजिबल है, मतलब हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये किसका काम करती है? यही जो होती है ये आपका आकर्षण बल का काम करती है। किसका काम करती है? आकर्षण बल का, आकर्षण बल का काम करती है। ठीक है, यही, और यही जो आकर्षण बल है ये क्या करता है? देखिए, एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है, दोनों के बीच क्या लगा? ये आकर्षण बल लगा। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, क्या आप लोग आकर्षण बल देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? नहीं देख रहे ना? नहीं दिखाई देता है। आप क्या कीजिएगा, दीवार के सहारे खड़े होइएगा। ठीक है, और एक हाथ ऐसे दीवार पे सामने रखिएगा और दीवार को ढकेलने का प्रयास कीजिएगा। आपको महसूस होगा, महसूस होगा, लेकिन क्या वो दिखाई पड़ेगा? जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को आप केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या वो फोर्स आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको इनविजिबल कहते हैं। ठीक है, तो खैर आपको इनविजिबल या फिर ये सब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा बस यही लिखना है कि रासायनिक बंध वह आकर्षण बल है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांधकर अणु या यौगिक बनाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे O2 का। O2 में क्या होता है? O दो जुड़ करके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई केमिकल बॉन्डिंग क्या है। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि सर दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं या दो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए H2O बन रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। हम सर बहुत अच्छी तरीके से जान गए कि इनके बीच में एक क्या काम करता है? आकर्षण बल। ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है कि नहीं करता है? लेकिन क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है इस रासायनिक बंध के बनने का? इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। वही टॉपिक मैंने उठाया है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंध का बनने का कारण क्या होता है? ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं क्या कह रखा है कि एटम्स कंबाइन टू अचीव स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ठीक है, बहुत ही अच्छी परिभाषा लिखी हुई है ये। क्या कहने का मतलब है कि परमाणु अपनी बाहरी परत में, बाहरी परत का मतलब होता है बाहरी ऑर्बिट, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट यानी कक्ष। ठीक है, बाहरी कक्ष में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए संयोजन करते हैं। सर कैसे? मुझे समझ में नहीं आई अभी बात। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए होता क्या है, मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का। ठीक है सर, आपने हाइड्रोजन लिया, वेरी गुड। सब लोग बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। वेरी गुड। एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या बनाना है भाई? केमिकल बॉन्डिंग से क्या बनता है? मैंने आपको बताया था ना, या तो अणु बनता है, अणु मतलब मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, या फिर क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है, यानी कि कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो चलिए हम एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब इसमें जो कह रखा है डेफिनेशन में कि 8 या 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। ये आपका न्यूक्लियस है, सुंदर से बनाने का प्रयास कर रहा, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, N+P, आपको पता है होता है कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया। अब इसके चारों ओर क्या होती है भाई, कक्ष होती है, ऑर्बिट होती है कि नहीं होती है, होती है ना, जिसमें क्या घूमते हैं, आप मुझे बताइए क्या घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, हाँ घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। घूमते हैं ना। अब देखिए क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन को लेते हैं, किसको लेते हैं, हाइड्रोजन को, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब इसके चारों ओर बाहर क्या होती है, एक कक्ष होता है, ठीक है, एक कक्ष हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे क्या घूमते हैं भाई, इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमारे क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, हाँ। तो मान लीजिए अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ये, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है, 1, और हमको पता है कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप सब जानते हैं, बच्चों का खेल है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम लोग सब लोग जानते हैं चीजें, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, कहीं ना कहीं घूमेगा। लेकिन जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए, ठीक है, मेरे साथ दोहराइए, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए यानी कि स्थिर होने के लिए आखिरी कक्ष में, मैंने क्या बोला, आखिरी कक्ष में, आखिरी, ठीक है, आखिरी कक्ष में कितने, 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब सर देखिए, 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्टेबल कर देता है, आपको पता है। पहला होता है क्या, पहला होता है, यहाँ थोड़ा सा येलो से लिख देता हूँ मैं, पहला होता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा हीलियम, हीलियम के पास पहले से ही 2 रहता है, ठीक है, तो यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है ना, ठीक है, तभी तो ये ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करेंगे। यानी कि लास्ट कक्ष में अगर 2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूप्लेट रूल कहेंगे, ठीक है, और 8 है तो कौन सा रूल कहेंगे, ऑक्टेट रूल कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल कहेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, आवश्यकता कितने की पड़ी, ड्यूप्लेट रूल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन पहले है तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, दूसरे वाले जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जब दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है, मान लीजिए ये है रहा, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक, ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास क्या है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। और आपको मालूम है ये स्टेबल होता है यानी कि स्थिर होता है कि नहीं होता है भाई, स्थिर होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति हो गई बाहरी कक्ष में, ठीक है, तब जाकर के ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनता है, ठीक है। और भी यौगिक जैसे H2O हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, CH4 हो गया, CH3 हो, NH3 हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, यौगिक हैं, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि इनके आखिरी कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यही रीजन होता है रासायनिक बंध बनने का, यही कारण होता है, ठीक है।
क्या कारण होता है? क्योंकि उनको आखिरी कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होता है। ठीक, इस चीज़ को मैं इसलिए लंबा इतना खींच रहा हूँ क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानोगे ना तो आप फिर आगे पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दूं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन प्लीज़ मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ पूरी लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो देख लीजिए। अगर आपको, हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत है, आपको समझ में दिख रहा है कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने सही किया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगता तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, ना ही सब्सक्राइब कीजिए ना ही लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है भाई क्या, रासायनिक बंधों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, हालांकि हमको पता है, हम लोग पढ़ रखे हैं, हाई स्कूल इंटर करके आए हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में मुझे पता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में मुझे पता ही है। ठीक है, ये कब लगता है, ये कैसे लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि कैसे, कहाँ आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का यूज़ होता है और क्यों होता है। ठीक है, कौन सैचुरेटेड होता है, ठीक है, कौन सा अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड आपका सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बता रखा था कि बॉन्ड बनता कैसे है। तो मान लीजिए जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो ये दोनों जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा, यानी कि सिंगल बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो हमको 3 प्रकार के पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होता है भाई, आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग आयोनिक बंध भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ गया हमारा आयोनिक बॉन्ड। अब कहेंगे सर आपने बहुत ही कम कंटेंट ले रखा है। यस, मैंने कम कंटेंट ले रखा है, लेकिन ये कंटेंट किसी से कम नहीं है। आप इस चीज़ को देखिए, आप पढ़िए, भले 3-4 लाइन का है, लेकिन उस चीज़ में आयनिक बंध के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है भाई इसने कि फॉर्म्ड बाई, यानी कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख रखा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट थोड़ा सा मुझे, हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि एक एटम से, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किसके पास, क्लोरीन के पास। तो ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि क्या कह रखा है, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब अच्छा एक चीज और देखिए, ट्रांसफर कौन करता है। ठीक है भाई, जैसे आप हो, जैसे आपका नाम कुछ है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, और एक के पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही तो देगा ना। अच्छा, और जो देता है उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाता है, मतलब जो हम कर्ज अगर ले रहे हैं तो हमारे ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और जो देता है भाई वो तो प्लस में होता ही है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में अगर कहा जाए तो कैसे बनता है कि इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या बनाता है, आयोनिक बंध बनाता है। ठीक है,
इसमें कौन सा अट्रैक्शन लगता है, देखिए साफ साफ मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होल्ड अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर। अब आप जानते हैं कि Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस होता है, तो अपोजिट चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, कौन सा अट्रैक्शन लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है। ये एक अट्रैक्शन ऐसा होता है कि जो दोनों अपोजिट चार्ज को पकड़ करके रखता है, क्या करता है, पकड़ करके रखता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे Na प्लस, क्यों, समझिएगा बात को, क्यों ऐसा हो रहा है, इधर देखिए, इधर ब्लैक वाले साइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 11, ठीक है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सॉरी यार सॉरी, ये थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह मैं कैसे अवॉइड करूँ मुझे समझ में नहीं आता, बट चलिए थोड़ा सा आप अवॉइड कर लीजिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, 281, आता ही होगा सबको, नहीं आता होगा आप बताइएगा, मैं प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो बना दूंगा, अफबाउ नियम से भी और बेसिक नियम से भी, ठीक है। चलिए 281। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पहले ही केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनती है, क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी कक्ष में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, आखिरी कक्ष में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ 2 से तो अधिक ही है तो 2 होने का तो कोई चांस नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पे देखिए सोडियम में 8 से ज़्यादा है कि नहीं है, एक ज़्यादा है ना भाई, इसके पास तो कंप्लीट है। अगर हम यहीं तक ले, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक लें, तो आप देख रहे हैं इस 1 को अगर मैं छुपा दूँ, इस 1 को अगर मैं छुपा दूँ, मान लीजिए मैंने इसको छुपा दिया, कुछ नहीं लिखा, तो आप देख रहे हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहेगा कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसको चाहिए ले लो, ठीक है। तब वहीं पे कूद करके एंट्री होती है किसकी भाई, क्लोरीन भाई साहब की एंट्री होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, विद्युत ऋणात्मक जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक जिसको कहते हैं, ठीक। अब क्लोरीन भाई की एंट्री होती है। अब जब क्लोरीन का हमको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, यानी कि 2 8 7। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर इसके पास 7 ज़्यादा है, 7 किसी को दे देगा, नहीं भाई। जब आपके पास, आपको 100 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, और सामने वाले बंदे को भी 100 रुपए की ज़रूरत है, ठीक, आपको भी 100 रुपए की ज़रूरत है, सामने वाले को 100 रुपए की ज़रूरत है, आपके पास 99 रुपए है, सामने वाले के पास 1 रुपए है, तो क्या आप 99 रुपए उसको ट्रांसफ़र करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे ना, ठीक है। लेकिन वो जो 1 रुपए है वो आपको ट्रांसफ़र करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो वो जब आपका 1 रुपया ट्रांसफर करेगा, यानी कि सोडियम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहां पे ट्रांसफर कर देगा, तो आपका इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह ये 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाहरी कक्ष में भी 8 हो गया, इसके बाहरी कक्ष में भी 8 हो गया, दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, जो स्थिर होगा, जो स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों के बीच जो बंध लगेगा, इसी को हम लोग कहते हैं आयोनिक बंध, क्योंकि इसमें आयंस यानी कि चार्जेस की बात होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी कि यहां पे आप देख रखे हैं Na प्लस Cl माइनस मिलकर के क्या बना रहा है, NaCl, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, मतलब बॉइलिंग तापमान और मेल्टिंग तापमान बहुत ही उच्च होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आपको पता है अच्छी तरीके से, आपको पता है। 3 इडियट्स आपने देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ, उसमें कहता है ना कि साला कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्ट वाटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉल्ट वाटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सॉल्ट वाटर जो होता है बहुत बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आयंस की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये घुलनशील होते हैं, आपको मालूम है, वाटर में घुल जाते हैं भाई। नमक है NaCl, क्या होता है भाई, नमक ही तो होता है ना ये,
नमक, नमक ही तो होता है। और नमक पानी में घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? हाँ, घुल जाता है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब अच्छा, एक हिंदी में मैंने लिख रखा है उदाहरण के तौर पे, हालांकि मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, कोई कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा कि अरे सर इंग्लिश में लिखा है, लिखने दीजिए, मैं बता आपको हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और क्लोरीन उसे ग्रहण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से Na प्लस और Cl माइनस आयन बनता है। क्यों? क्योंकि भाई जो दे रहा है उसके ऊपर प्लस, जो ले रहा है उसके ऊपर माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्या है? सहसंयोजक बंध, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है भाई? आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड में आपका होता है शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। आप बोलेंगे सर शेयरिंग कैसे होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम है ए, और ये एक लड़का है जिसका जिसका नाम है बी, ठीक है। इसके पास 1 रुपया है और इसके पास 1 रुपया है, ठीक है। और दोनों को इच्छा है कि ये 2 रुपए वाली टॉफी खाएं, ठीक है। दोनों की इच्छा है कि ये 2 रुपए वाली एक चॉकलेट खानी है दोनों को, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या कंप्लीट पूरा पैसा है? क्या नहीं है। तो मिलेगी चॉकलेट? नहीं मिलेगी। ए को मिलेगी क्या चॉकलेट? नहीं मिलेगी। अब इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, चलिए हम और आप दोनों मिल करके, हम और आप दोनों लोग मिल जाते हैं, और मिलने के बाद से ये 2 रुपए वाली चॉकलेट खरीद लेते हैं, ठीक है। तो जब ये एक और एक यानी कि ए और बी अपना 1-1 रुपया मिला दिए, ठीक है, तो कितना रुपया बन गया? 2 रुपये बन गया। अब इन्होंने क्या किया? इस 2 रुपये वाली चॉकलेट को खरीदा और आपस में क्या किया? शेयर किया, ठीक है। यानी कि आधा आधा, जैसे ये चॉकलेट थी, इस चॉकलेट को आधा आधा इन लोगों ने शेयर कर लिया। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनको H2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो भाई ये दोनों क्या करेंगे? अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तब किसका फॉर्मेशन होता है? H2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। F2 मॉलिक्यूल, F2 अणु का कैसे फॉर्मेशन होता है आपको पता है? F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, ठीक है। अब 9 कैसे लिखेंगे? 9 का मतलब होता है क्या? 2 और 7, यानी कि लास्ट में कितना? 7। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और F2 बनाना है, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी, लेकिन दोनों को 8-8 चाहिए आखिरी में। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों की साझेदारी कर लेते हैं, यानी कि शेयर कर लेते हैं। तब जाकर के आपका क्या कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? F2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, यानी कि F2 अणु का निर्माण होता है, ठीक है। इसी तरीके से HF होता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। क्यों, कैसे होता है आपको पता है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं, हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन में के आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा भाई? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए कि नहीं चाहिए? और फ्लोरीन को कितना चाहिए? एक। तो सॉरी, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए और फ्लोरीन को भी एक चाहिए। तो ये क्या करेंगे? दोनों एक एक की साझेदारी कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, जो आपका मिलकर के क्या बनाते हैं? जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट यानी गलने की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसमें विद्युत तो नहीं जल्दी फ्लो होती है, और ये जल्दी पानी में घुलते भी नहीं है, ठीक है। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है। यह आमतौर पर अधातुओं के बीच बनता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो आयनिक बॉन्ड है आपका वो मेटल नॉन मेटल में बनता है, ठीक है। मेटल टू नॉन मेटल, ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और
जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपका किसमें, नॉन मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल के बीच बनता है, ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जिसको हम लोग डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सहसंयोजक समन्वय बंध, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है भाई, जब साझा इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं तब समन्वय बंध बनता है, जैसे कि NH4+, ठीक है। यानी कि क्या कह रखा है कि अ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम, ठीक है। यानी कि एक एटम द्वारा जो कंट्रीब्यूट, यानी कि जो पेयर शेयर किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हाइड्रोजन H2O का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये, H2O का। अब इसमें होता क्या है, हालांकि ये स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। ऑक्सीजन के पास आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, बताइए आप लोग, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा। अब आपका जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं ये दोनों पेयर में इलेक्ट्रॉन बचे हैं, पेयर मतलब जोड़े में बचे हुए हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लोन पेयर के नाम से जानते हैं। अब ये जो एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन जो एटम है, ये पूरा दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ शेयर कर देता है। किसमें शेयर कर देता है, मतलब शेयर कर देता है, तब जाकर जिस भी एटम को शेयर करता है वो लोन पेयर के साथ शेयर करता है, तब जाकर के आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जैसे H3O+ हो गया और NH4+ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फटाफट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या, क्या है भाई हाइब्रिडाइजेशन, कोई बता सकता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख रखा हूँ, समझिए। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। मतलब इसका है कि समान ऊर्जा वाले पर माणविक ऑर्बिटल्स के आपसी मिश्रण को संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी ऑर्बिटल की एनर्जी, जिस एटम की ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, वो आपस में क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाइब्रिडाइजेशन कुछ जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं मैं उनको डायरेक्ट उठाया हूँ, ठीक है, जैसे बेरिलियम क्लोराइड को, ठीक है, BeCl2 मैंने आपको दे रखा है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका PDF जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा PDF चाहिए तो मैं ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है, लीनियर है। स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है। बॉन्ड एंगल कौन सा है, 180 डिग्री, ठीक है। क्या है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और स्ट्रक्चर लीनियर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, BF3 का क्या है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। आप देख रखे हैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, देख रहे हैं, ठीक। ट्रायंगुलर प्लेनर के नाम से जानते हैं हम लोग, यानी कि त्रिकोणीय समतली, क्या कहते हैं, त्रिकोणीय समतली, जिसके बीच ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने बॉन्ड है, 3, 1, 2 और 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक। क्या बोला मैंने, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा CH4, ठीक है। CH4 के बारे में आप आराम से देख लीजिए, ठीक। कितना है, 109 डिग्री 5 मिनट, टेट्राहेड्रल शेप होता है। क्या होता है, चतुर्हित, यानी कि टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए, उसके बाद आता है NH3 अमोनिया, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप देख रखे हैं, ठीक। इसका लगभग 107 है, ये लगभग लिखा हुआ है, 160 डिग्री होता है। कौन सा शेप होता है? पिरामिडल शेप होता है। और याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को एकदम पढ़ करके जाइएगा एग्जाम में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आप समझिएगा, आपका काम समझिएगा। स्ट्रक्चर आप देख रखे हैं, यही स्ट्रक्चर आप एग्जाम में बनाएंगे, ठीक। उसके बाद है हमारा H2O, हाइड्रो क्या कहते हैं, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है sp3, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, क्या लिखा हुआ है, बेंट यानी कि वी शेप होता है, आप देख रखे हैं, वी जैसा बन रहा है ना, ये वी बन रहा है ना, ठीक। इनके बीच एंगल कितना होता है? 104 डिग्री, सॉरी 104.5 डिग्री, ठीक है। ये कुछ ऐसा शेप बनता है, यहाँ एच होता है, यहाँ ओ, यहाँ ओ, ठीक। इसकी मुड़ी हुई संरचना यानी कि बेंट संरचना होती है। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जो 5 हाइब्रिडाइजेशन जो आपके एग्जाम है, जो आपके सिलेबस में है, उसको आप आराम से कर लीजिएगा, और जो शॉर्ट नोट बना लेंगे तो इतना बहुत सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हालांकि मेन जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और जो इसका इम्पैक्ट है आपका, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, क्या है कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता है, तो यह ऐसे ही किसी अन्य परमाणु के साथ एक कमजोर आकर्षण बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन बंध या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ठीक है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। चलिए, इट फॉर्म्स अ वीक अट्रैक्शन, इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है? एक बहुत ही कमजोर अट्रैक्शन, आकर्षण बनाता है किसी एटम के साथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसकी जो मेन आपको पढ़ना है, ठीक है, जो मेन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एनोमलस सीरीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, ठीक, कि इसका इम्पैक्ट अमोनिया पे और वाटर पे क्या पड़ता है, ठीक। ये मैंने बेसिकली लिख रखा है, डिफरेंस भी बना रखा है, इससे आप आसानी से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात होगी नहीं। आपको अमोनिया के बारे में पता है कि इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा NH3, ठीक है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये वाटर में घुलनशील होता है। हिंदी में लिख रखा है मैंने, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और H2O एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना बहुत है, ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं। यानी कि पानी में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे यह द्रव अवस्था में रहता है, और इसका ओके, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो ये दोनों को देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट हमारा चला गया था, आई एम सो सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो ये है ये एकदम 100% सही है, आप इसको आराम से देख लीजिए, पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, आपका आखिरी टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है भाई? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। क्या लिख रखा है कि मेटेलिक बॉन्डिंग यानी कि धात्विक बंध वह बल है, ठीक है, जो धनात्मक धातु आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण का कारण बनता है। यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल यानी कि जो ऐसे धातु जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ रहे हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट जो करते रहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्चरस होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं, और ये इसको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में आई होगी, ठीक है।
तो अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट में मैं थोड़ा सा कम बताया हूँ, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नहीं तो आप लोग पूरा देखने में देखेंगे नहीं, और 1.5x पे आप देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।